हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सिंथेटिक पॉलीमर्स हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हम करेंगे इसमें फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, या हम इसको बोल सकते हैं बेकेलाइट भी। अब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये वो पॉलीमर होते हैं जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनते हैं, और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में बेस्ट एग्जाम्पल है बेकेलाइट, जो हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेकेलाइट का फॉर्मूला। बेकेलाइट का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम फिनोल बना देंगे और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH2 ग्रुप लगा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है नहीं, 3-3 बॉन्ड ही बने हुए हैं, तो एक एक बॉन्ड इधर दिखा के और हम क्या इसको पॉलीमर के फॉर्म में लिखेंगे N। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम बेकेलाइट को। बेकेलाइट बनाएंगे किससे? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या बनेगा इनसे। ये है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो, जो फिनोल होता है या बेंजीन रिंग के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इधर लेके आएगा, और जो यहाँ पे बॉन्ड है इस टाइप से अगर हम अलग अलग इनको दिखाएं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर से एक और बनाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आता है। इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, कि ऑर्थो और पैरा कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या होगा, जो ऑर्थो और पैरा कार्बन है उनके साथ में ये बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्डिंग कैसे होगी? जो यहाँ पर बॉन्ड है, हम इस बॉन्ड की रोटेशन दिखाएंगे कि ये यहाँ पे अटैक करता है। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ हो गई है, इस कार्बन के बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट होगा। चलो देखते हैं अब आगे क्या बन गया। जो फिनोल था ये तो एज इट इज है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इधर वाला डबल बॉन्ड भी यहाँ पे है और ये वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज है। अब देखो, ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक होके इस कार्बन ने तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, अब इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज से पहले हम इधर देख लेते हैं, ये है CH2, साथ में क्या है? ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, अगर नोट देखें तो बेंजीन रिंग के पास सिर्फ इस कार्बन पे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाकी पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएगी और इनके बीच में डबल बॉन्ड फिर से बन गया, और वो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव निकला है यहाँ से किसके साथ ऐड हो जाएगा? जो ऑक्सीजन नेगेटिव था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये बन गया। ये हम इसको बोलते क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो सेम एक और कंपाउंड भी बनेगा हमारे पास जिसमें ये CH2OH ग्रुप ऐड होगा पैरा कार्बन पे, फिनोल, और यहाँ पे आएगा CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी आएगा इस बार। यहाँ पर ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इस बार पैरा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये बन गया। और ये जो रिएक्शन होती है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में, ये कैटालिटिक रिएक्शन है, हमें इसमें कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, और वो कैटालिस्ट या तो हम एसिड लेते हैं या फिर हम बेस लेते हैं, दोनों में से कोई भी। हम एसिडिक कंडीशन में भी सेम रिएक्शन होती है और बेसिक कंडीशंस में भी सेम रिएक्शन होती है। अब ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बने हैं, ये आपस में पॉलीमराइज होके बेकेलाइट बनाते हैं। तो अभी तो हमने क्या बनाए हैं? सिर्फ इसके मोनोमर्स बनाए हैं, कि ये इसमें मोनोमर्स हैं, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। चलो देखते हैं, पहले हम सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को एक दूसरे के साथ अटैच करवाते हैं।
ये बन गया, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल। एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम इसी का, हाइड्रोक्सी CH2OH। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप और इस कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन है। सभी कार्बन से जो ये 4 कार्बन रह गए जिनके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे जो कि बाहर निकल गया, और ये क्या बन गए, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इट इज है। दूसरा लेके चलते हैं हम, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इट इज है। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इधर CH2 था। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो इस कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, इसी CH2 के साथ। ये ऐसे बन गया। इधर हमारे पास क्या है, CH2OH। फिर से ये थर्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से फिर से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाएगा और एक और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल की यूनिट आ जाएगी। सेम अगर हम इधर भी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी सेम रिपीट होगा। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। अगर हम इसको पॉलीमराइज करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से पहले फिनोल लिखते चलो हर जगह, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो ये वाला है, ऑर्थो पर हम क्या लगा देंगे, CH2 ग्रुप। यहाँ एक और CH2 आएगा, इधर भी CH2 आएगा। ये बन गया N टाइम्स। तो अभी देखो बेकेलाइट में हमने क्या बताया था कि तीनों तरफ CH2 ग्रुप है। ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। ऑर्थो पर तो यहाँ पर हमने CH2 ग्रुप लगा दिया, लेकिन पैरा कार्बन पर भी एक CH2 ग्रुप है। तो अभी ये बेकेलाइट तो नहीं बना है, लेकिन N टाइम्स एक ही मॉलिक्यूल N टाइम्स अटैच हो चुका है, तो ये पॉलीमर तो बन गया। इस पॉलीमर का नाम है नेबोलक। पॉलीमर तो बन गया है और ये भी क्या है, एक फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ही है, लेकिन बेकेलाइट नहीं बना है, ये अभी नेबोलक बना है और इसी से हम फर्दर बनाएंगे बेकेलाइट। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे नेबोलक को मैं फिर से लिखती हूँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2-3 लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और इनके बीच में है एक एक CH2 ग्रुप। ये है। अब ऐसे ही हम एक और चैन लेके चलते हैं, या ये मान लो कि हम जो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं अगर उसे हम एक्सेस में ले लेंगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में हम ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक ही फिनोल मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं, CH2OH CH2OH। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल को इक्वल अमाउंट में लेके चलते हैं तो हमारे पास ये नेबोलक बनता है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस में लेके चलते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास फिनोल के ऐसे भी होंगे जिसके ऊपर ये वाले दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे, इसकी एक और चैन बनाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। पैरा वाली फॉर्म लेके चलते हैं इस बार हम, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल, और ले लेते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल। हमने किया क्या है, यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर की तरफ था, हमने कुछ और मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो रिवर्स करके स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि बॉन्डिंग अच्छे से समझ आ सके। OH ग्रुप हम नीचे की तरफ लेके चलते हैं, CH2OH और OH, ये हमने कंपाउंड्स ले लिए। अब देखो ऑर्थो पर भी होगा इनके साथ, क्योंकि हमने क्या किया है, बेंजोइल अल्कोहल को एक्सेस में ले लिया। तो ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर ही ये सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होगी, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक H2O बाहर निकल जाएगा और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर भी इस कार्बन और इसके साथ में बॉन्डिंग होगी। अब अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग होगी, इधर भी सेम बॉन्डिंग और आगे भी ये चलती ही रहेगी।
तो चलो देखते हैं, जब हम यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं तो क्या बनता है। पहले तो नेबुलिक चैन बना लो। जो पॉलीमर हमारा नेबुलिक होता है हम एज इट इज वही लिखेंगे, CH2 ये तो एज इट इज जो हम लेके चले थे वही लिखा है हमने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इस कार्बन की बॉन्डिंग होगी CH2 के साथ, CH2। अब इसके साथ में क्या है, एक बेंजीन रिंग अटैच है और यहाँ क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। फिर से देखते हैं, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस CH2 के साथ होगी, तो यहाँ पर एक और CH2 और साथ में बेंजीन रिंग लिख देते हैं, जिसके पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सेम यहाँ पे हाइड्रोक्सी। अब इधर भी क्या था, CH2 इस कार्बन के साथ CH2OH ग्रुप है, तो CH2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे, और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा, सेम ये इधर भी चलता रहेगा और इसको भी हम ऐसे दिखा देंगे। और अब हम इसको बना देते हैं n टाइम्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है बेकेलाइट का। अब देखो, अगर नेबुलिक और बेकेलाइट में हमें डिफरेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। नेबुलिक क्या था, सिर्फ ये वाली चैन थी हमारे पास नेबुलिक की, जो एक स्ट्रेट चैन है, सिर्फ इसमें क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल ही आपस में पॉलीमराइज होते हैं, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है या क्रॉस लिंकिंग नहीं है। अगर हम बेकेलाइट की बात करें तो एक स्ट्रेट चेन ये है, एक स्ट्रेट चेन हमारे पास ये है, और हर स्टेप पे क्या हो रही है, इसमें क्रॉस लिंकिंग हो रही है। तो बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है और काफ़ी टफ स्ट्रक्चर होता है इसका, क्रॉस लिंक्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जब हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम, तो उसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक आया था। तो थर्मोसेटिंग में क्या था कि उनमें क्रॉस लिंकिंग होती थी, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। तो बेकेलाइट में काफ़ी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, इसलिए ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और बेकेलाइट भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है इसके अंदर, हम जो चैन बना रहे हैं पॉलीमर्स की वो कम लेके चल रहे हैं, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट बेकेलाइट। और अगर हम हाई डिग्री, मतलब उसकी जो चैन है उसको काफ़ी लंबी कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग भी ज़्यादा करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर हाई होती है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी तो उससे वो जो पॉलीमर वहाँ पर बनता है, जो बेकेलाइट बनता है, हार्ड होता है। और हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन होती है, हम इसे बोलेंगे हार्ड बेकेलाइट। तो सॉफ्ट और हार्ड बेकेलाइट दोनों पूछे जा सकते हैं, जिसमें लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सॉफ्ट होगा और हाई होगी वो हार्ड बेकेलाइट होगा। अब इसके कुछ यूजेस भी हैं। क्या होता है, थर्मोसेटिंग है, काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए ये कोम वगैरह बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी बनाने में भी काम आता है, काफ़ी सारे यूजेस होते हैं इसके। और ये जो लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, इसके नाम भी क्या है, सॉफ्ट बेकेलाइट है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसी वजह से हम इसको लैकर्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट पेंट ही होता है। लास्ट वीडियो में भी ये वाला वर्ड आया था कि लैकर्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट पेंट जो वुड या फिर मेटल्स पे किया जाता है, और इससे लैमिनेटेड वुड प्लैंक भी बनाए जाते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं दोनों के। हम करते हैं दूसरा टॉपिक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। जैसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स था, वैसे ही हम ये वाला रेजिन या ये वाले पॉलीमर्स हम बनाएंगे। एक मोनोमर, तो इसमें जो एक मॉलिक्यूल है स्टार्टिंग में यूरिया होगा और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया था, इस बार यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखते हैं कैसे इसमें होगा। सबसे पहले हम यूरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है यूरिया। फॉर्मेल्डिहाइड सेम, HC डबल बॉन्ड OH। जब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं यूरिया का और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या होता है, एक NH2 ग्रुप में हाइड्रोजन इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इधर इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए हैं, नाइट्रोजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होकर वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है ये बनता है C+O NH। एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा ये वाला CH2 और साथ में O नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन के पास से एक प्रोटॉन रिलीज होकर ये बन गया OH। इधर है हमारे पास NH2, इसको एज इट इज रखते हैं। इसको हम बोलते हैं मिथाइलोल यूरिया। अब जब हम एक मॉलिक्यूल लिया फॉर्मेल्डिहाइड का तो ये वाला कंपाउंड बन गया। अगर हम यूरिया के साथ 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, या फिर इसी जो मिथाइलोल यूरिया बना है इसके साथ फर्दर हम एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है डाई मिथाइलोल यूरिया। जैसे यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल ले लें फॉर्मेल्डिहाइड का और मिथाइलोल यूरिया के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा C+O NHCH2OH। ये तो पहले से ही है। जो इधर NH2 ग्रुप है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा NHCH2OH में और इस कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइलोल यूरिया। या फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हम यूरिया के साथ 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के लेके चलें, ये यूरिया का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि एक ही यूरिया में 2 NH2 ग्रुप हैं, हमें इसके अमाउंट डबल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो भी हमारे पास यही कंपाउंड बनता है डाई मिथाइलोल यूरिया। अब इस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइज करेंगे, एक तरह से यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंस यहाँ पर जो पॉलीमर्स बनते हैं उनमें मोनोमर ये वाला कंपाउंड होगा। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड ने आपस में मिलके रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना दिया है। और इस रिएक्शन के लिए भी हमें जो कैटालिस्ट हम लेके चलते हैं वो या तो एसिडिक कैटालिस्ट होते हैं या फिर हम न्यूट्रल कैटालिस्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे बेसिक कंडीशन में ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था, एसिडिक या बेसिक दोनों कंडीशन हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल कंडीशंस में ही ये रिएक्शन होगी। तो चलो देखते हैं अब ये कैसे बनते हैं। दूसरे पेज पर करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक ही पेज पे। तो जो हमारा डाई मिथाइलोल यूरिया बना है उसको हम पहले लिख लेते हैं NHCH2OH ये है। अब इसके साथ में क्या था, C+O NHCH2OH ये है डाई मिथाइलोल यूरिया। इसी मॉलिक्यूल को हम बार बार लिखते हैं, मतलब जितनी बार भी हमें ये पॉलीमराइज करवाना है। और इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा है यहाँ पे, वहाँ पर बॉन्डिंग इस टाइप से की थी, लेकिन बॉन्ड तो हमें कार्बन के 4 ही बनाने हैं, चाहे कैसे भी लिख लूँ। अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बॉन्डिंग होगी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रीजन की वो हमें अच्छे से समझ आएगी। C+O NHCH2OH। अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा डाइमर बन जाएगा। चलो एक दो और लिख लेते हैं हम ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मोनोमर तो एक ही है तो इसी मोनोमर को हमें बार बार रिपीट करना है, NHCH2OH। देखो अब क्या होगा, यहाँ से जो ये वाला CH2 इसके साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। सेम एक वाटर यहाँ से रिलीज होगा। पहले 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, अब हम सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल के बीच में भी इसी तरह से बॉन्डिंग दिखाएंगे। यहाँ से H2O रिलीज हो गया, यहाँ से भी H2O रिलीज हो गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, जो ये वाला ग्रुप रह गया यहाँ से H2O और इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन H2O बन गया। एक्चुअल में तो यहाँ भी इधर भी एक और मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं और यहाँ भी एक और सेम मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। हमें नहीं पता चैन कितनी लंबी चल रही है, तो नॉर्मली समझने के लिए हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल बन गया है यहाँ से। सेम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये क्या बन गया, इधर हम देख लेते हैं N, इसके साथ में इधर कोई और ग्रुप ऐड होगा, इसके साथ में है C+O N। फिर से इधर वाली बॉन्डिंग अनकम्प्लीट दिखानी है,
ये रह गया CH2, यहाँ भी सेम CH2। अब इस CH2 के साथ क्या ऐड हुआ है, नाइट्रोजन, क्योंकि इस कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड थे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ये ब्रेक हुए हैं आपस में। तो इस CH2 के साथ हम दिखाएंगे ये वाले नाइट्रोजन, इसके साथ फिर से जो भी ग्रुप अटैच थे वो एज इट इज नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन की इधर इसके साथ बॉन्डिंग है और दोनों के साथ क्या ऐड है, CH2। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये वाला CH2 इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा NC≡ON। इधर फिर से क्या है, CH2। अब ये वाला CH2 हम लिखेंगे, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, इसके नाइट्रोजन के साथ जो CH2 ग्रुप था वो थर्ड के साथ अटैच हो गया CH2। यहाँ भी क्या आ गया, CH2। अब दोनों के साथ कॉन्टिन्यूसली ये बॉन्डिंग चलती रहेगी तो हम यहाँ दिखा देंगे इसको N। ये है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सॉरी। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, हाउस होल्ड थिंग्स, बहुत सारी हाउस होल्ड थिंग हम इससे बनाते हैं, जैसे ट्रे वगैरह हैं या जो भी हम चीज़ें यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग, जैसे प्लेट या कप वगैरह के ऊपर जो भी डिज़ाइंस बने होते हैं वो भी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के ही बने होते हैं। एक और चीज़ है कि कॉटन के जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होते हैं, हमें ये वाली बात पता है। तो कॉटन में अगर हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को थोड़ा मिला देते हैं तो वो उसके जो श्रिंक होने की एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। तो एक तरह से क्या है कि ये कॉटन को या फिर वूल दोनों को ही ये श्रिंक होने से रोकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट टू श्रिंक कैपेबिलिटी या टू श्रिंक कैपेसिटी ऑफ कॉटन एंड वूल। कि कॉटन और वूल की जो श्रिंक होने की, जो इकट्ठा होने की इनकी एबिलिटी है, हमें पता ही है कॉटन के कपड़े जब भी पहनते हैं कि वो कितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि बिना आयरन किए दोबारा हम उन्हें पहन नहीं सकते। तो ये क्या करता है, इसको श्रिंक होने की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। एक और कुछ ये लेमिनेशन में भी काम आता है। तो ये हैं यूजेस यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।